नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य, जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। जैनेंद्र कुमार हिंदी की प्रेमचंद परंपरा के प्रमुख साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जैनेंद्र कुमार की जो अपना अपना भाग्य कहानी है, ये यूजीसी नेट में प्रस्तावित है और हम इस कहानी के प्रमुख तथ्य, समीक्षा एवं पात्र परिचय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैनेंद्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है, ये कहते हैं जैनेंद्र कुमार। प्रथम प्रकाशन इस कहानी का विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? विशाल भारत में हुआ था और 1929 ईस्वी में हुआ था। संग्रह था वातायन, जो 1931 ईस्वी। वातायन संग्रह की प्रमुख कहानियां हैं फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में अंधेरे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और तभी। तो जैनेंद्र की जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये वातायन संग्रह में प्रकाशित हुई है। तो महत्वपूर्ण है, जैनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य कौन से संग्रह में प्रकाशित है? वातायन संग्रह में, जिसका समय है 1931 ईस्वी। तो कहानी में प्रमुख विषय क्या है? कहानी क्या प्रदर्शित करती है? मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है यह कहानी, एवं उसकी शुद्धता पर व्यंग भी करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली यह कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश इस कहानी में प्रदर्शित किया गया है। विशेष देखेंगे, कहानी में संवाद शैली का प्रयोग है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से इस कहानी में की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर यह कहानी व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। उल्लिखित स्थान है नैनीताल, जहाँ की यह घटना है। प्रमुख यह भी प्रश्न बनता है कभी कभी कि जैनेंद्र कुमार की कहानी में जो अपना अपना भाग्य है, उसमें किस स्थान का वर्णन किया गया है, कहाँ की घटना है उस कहानी में? तो वो नैनीताल की घटना वर्णन की गई है। होटल दीपक, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। कहानी के प्रमुख पात्र, कहानी में बहुत ज़्यादा पात्रों की अधिकता नहीं है, बहुत सीमित पात्र हैं। लेखक है जो कहानी पात्र जो उदासीन बुद्धिजीवी है, वह केवल घटना पर तटस्थ टिप्पणी करता है। लेखक का एक मित्र है, भावुक स्वभाव वाला व्यक्ति है। उसके हृदय में बालक के प्रति सहानुभूति का भाव है। जो कहानी का मूल विषय क्या है, किस मतलब कहानी में किसको लिया गया है? बालक, एक बालक है कहानी में जो जिसकी उम्र 10 वर्ष है। तो प्रश्न बनता है कि जैनेंद्र की कहानी अपना अपना भाग्य में जो बालक है, उस बालक की उम्र क्या थी? तो उम्र है उसकी 10 वर्षीय बालक है वो, जो सहज और निश्चल स्वभाव का है। पूरी कहानी उसी के आसपास घूमती है। वह उन अनेक भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित हैं। कहानी की समीक्षा देखेंगे कि कहानी का कथासार क्या है। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है जो भूख और ठंड के कारण दम तोड़ देता है
और मृत्यु को उसका भाग्य मान लिया जाता है। कहानी में लेखक तथा उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं, जहां उन्हें एक गरीब बालक ठंड से कांपता हुआ मिलता है। उसके पास न तन ढकने को वस्त्र हैं और न भूख मिटाने को अन्न। वह बालक काम की तलाश में भटकता है, परंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता। वह लेखक तथा उसके मित्र को अपने परिवार तथा मित्र के विषय में बताता है, अपने परिवार के बारे में उन लोगों को बताता है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर पाने में स्वयं को असमर्थ मानकर उसे अगले दिन आने को कहते हैं, परंतु अधिक ठंड के कारण अगले दिन बालक की मृत्यु हो जाती है, जिसको वे उसका भाग्य मानते हैं। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत कहानी उस वर्ग पर केंद्रित है जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश है। 10 वर्ष का बालक भूख से पीड़ित होकर अपने एक साथी के साथ घर से भागता है और समाज की विषमता का शिकार हो अंत में वो मारा जाता है। दोनों बालकों की मृत्यु को समाज उनका भाग्य मानता है। समाज यह मानने को तैयार नहीं है कि भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखी थी, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है, तो दूसरा बालक समाज की निष्ठुरता से। समाज के अमीर बुद्धिजीवी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपनी कर्तव्य को पूरा होना मान लेते हैं तथा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के मन में निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेखक तथा उसका मित्र बालक की सहायता कर सकते थे। वे उससे रात में सोने के लिए जगह दिलवा सकते थे, उसे अपना कोई कपड़ा दे सकते थे, परंतु वे कुछ नहीं करते और बालक को उस भयंकर ठंड में कल फिर आना कहकर स्वयं चैन की नींद सोने चले जाते हैं। यहाँ लेखक ने सामाजिक असमानता के प्रति बुद्धिजीवियों की उपेक्षापूर्ण उदासीनता एवं असमर्थता की मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है। उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। उन्होंने उससे कहा कि तुम कल आना, फिर हम तुम्हारे लिए कोई कार्य देखते हैं। लेखक तथा उसका मित्र असहाय और बेबस बालक के प्रति अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, लेकिन उसकी सहायता करने के समय हृदयहीन तथा अमानवीय बन जाते हैं। इसी संवेदनशीलता पर लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि किस प्रकार वह उसकी सहायता नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम कल आना, फिर कहते हैं उसके भाग्य में यही लिखा होगा। प्रस्तुत कहानी जैनेंद्र कुमार ने सामाजिक विषमता का चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी में कि किस प्रकार हमारे समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का उद्देश्य है। लेखक ने इस कहानी में यह भी स्पष्ट किया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती, वह शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं अच्छी नौकरी नहीं पाता और अंत में मर जाता है। कहानी के आरंभ में नैनीताल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी हुआ है, जिसमें संध्या के समय अत्यंत मनोहारी चित्रण किया गया है। वहां उपस्थित लोगों, उनकी वेशभूषाओं आदि का भी वर्णन सहजता से किया गया है। इस प्रकार देशकाल वातावरण का चित्रण करने के लिए लेखक ने नैनीताल के जीवन चित्र खींचे हैं। साथ ही वहां होने वाली सर्दी का वर्णन भी लेखक ने किया है। इस कहानी की भाषा सहज तथा प्रभावपूर्ण है। जिसमें मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। लेखक ने वातावरण के चित्रण में भाषा को अधिक रोचक एवं भावपूर्ण बना दिया है। बालक की स्थिति का वर्णन अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। अतः कह सकते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी में सामाजिक विषमता तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई का वर्णन किया गया है, जो पाठक को सामाजिक परिस्थिति पर सोचने के लिए विवश करती हैं। साथ ही यह संदेश भी देती है कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता के धर्म का पालन करते हुए परोपकारी बनना चाहिए, ताकि समय आने पर किसी असहाय की सहायता की जा सके, क्योंकि एक छोटी सी सहायता ही किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। प्रमुख उद्धरण हैं, प्रमुख कथन जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
प्रमुख कथन: पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में ही वहीं सुरम्य अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें, और चित्रों में सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे। अंग्रेजों के समय का वर्णन किया गया है। अंग्रेज गोल्फ खेल रहे हैं वहाँ पे उस मैदान में। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां भी थीं, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं, और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थीं। वे दो दो, तीन तीन, चार चार की टोलियों में निसंग, निरापद एवं इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थीं। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लो क्लास स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरश खुरश कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुष भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा लेते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग किया गया है, और भारतीय महिलाओं का वर्णन किया गया है, अंग्रेजी महिलाओं का वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार चल रही थीं और किसी भारतीय के सही से कार्य न करने पर वे उन पर कोड़े बरसाती थीं। भारतीय महिलाएं अपनी साड़ी को पकड़े धीरे धीरे सड़क के किनारे चल रही थीं। उन सभी का वर्णन कहानीकार ने कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। एक शुभ्र महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला, न दायां है, न बायां। वह हमें देख न पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मेरे कई छोटे भाई बहन हैं। वह गरीब लड़का अपने बारे में बता रहा है। लेखक और उसके मित्र उससे बात कर रहे हैं। वह अपने बारे में बता रहा है, मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता है और मारता था। माँ भी भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। अपने परिवार के हाल को वह बता रहा है उन लेखक और उसके मित्र को। अजय, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब चीज़ हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। एक जो दो लड़के साथ भागे थे, तो एक लड़का अपने साथ कोई उसे ले गया था नौकर बनाने के लिए, पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे नौकरी नहीं दी। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सब कपाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। उसे वह पैसे देना चाहते थे, पर वह भी नहीं दे पाए। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मतलब वो बात भी कर रहे हैं, दया भी दिखाना चाह रहे हैं, और
दिखा भी नहीं पा रहे। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। वो ठंड से सिकुड़ रहा था। उसके बारे में चिंता न करके अपने बारे में वो दोनों बात करने लगते हैं। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई, वह दोनों अपने बारे में बात कर रहे हैं कि स्वार्थ कहो, जो कहो, हमारी यह लाचारी भी आप कह सकते हैं। मोटर में सवार होते ही समाचार मिला। वह जब वहां से जाने लगे तब एक समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार जिसके पास छोड़ा जाता था। वह बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। वह रात में नैनीताल की शीत लहर वाली ठंड में वो बाहर रहा। उसके ऊपर बर्फ की एक परत जम गई जिससे उसकी बालक की मृत्यु हो गई। मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अब सुना और सोचा कि सब अपना अपना भाग्य है। तो यानी भाग्यवादियों ने उसकी किस्मत को, उसका भाग्य बता दिया, पर किसी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की और उन्हें चोर कहने लगे, गलत कार्यों में संलग्न कहने लगे उन बालकों को, पर उनकी किसी ने सहायता नहीं की। तो इस कहानी में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार गरीब और असहाय व्यक्तियों की कोई सहायता नहीं करता। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।